नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप। स्वागत है आपका अरिविहान में, जो कि है आपका पसंदीदा प्लेटफॉर्म जो बनाता है आपके लिए आसान भाषा में इंटरेस्टिंग और इंटरेक्टिव लेक्चर्स। जैसा कि आपको पता है कि आपकी फाइनल बोर्ड एग्जाम्स आने वाली हैं, जो कि शेड्यूल आ गया है, 25 फरवरी से स्टार्ट हो रही हैं। उसके लिए करना है आपको ढेर सारा रिवीजन और आपके पास में समय बहुत कम है। तो क्या इतने कम टाइम में इतना सारा रिवीजन कर पाना संभव है? जी हाँ, बिल्कुल संभव है अरिविहान के साथ। आपके रिवीजन में हेल्प करने के लिए, आपकी तैयारी को बहुत ही स्मार्ट और सुपर फास्ट बनाने के लिए अरिविहान लेकर के आया है आपके लिए संभव सीरीज, जिसमें कि आपको 40 डेज का एक शेड्यूल दिया जाएगा, या मैं कहूं कि आपको एक 40 डेज का चैलेंज दिया जाएगा, जिसको कि आपको हमारे साथ में पूरा करना है इस संभव सीरीज में। जहां पर कि आपको हर सब्जेक्ट के हर चैप्टर का करवाया जाएगा कंप्लीट रिवीजन, उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ में। और साथ ही साथ यदि आप 40 डेज के इस चैलेंज को हमारे साथ में कंप्लीट करते हैं, तो आपके भाई 85% मार्क्स तो कहीं नहीं गए। ठीक है, तो हम जो है आपके लिए लेकर के आए हैं एक संभव सीरीज, जो कि अरिविहान के साथ में बिल्कुल संभव है, जहां पर कि आपको 40 डेज का चैलेंज दिया जाएगा, जिसमें आपको हर सब्जेक्ट के हर चैप्टर का कंप्लीट रिवीजन करवाया जाएगा, जहां पर कि आपको उस चैप्टर के पहले जीरो से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, यानी कि उस चैप्टर में जो जो भी डेफिनेशन है, जो भी फॉर्मूलाज हैं, जो भी डेरिवेशन है, जो कि आपके लिए जरूरी है, वो आपको बताए जाएंगे। और फिर इसके बाद में उसी चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करवाए जाएंगे। साथ ही साथ हमने आपके लिए किया है मॉडल पेपर का एनालिसिस। हमारा जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है, वो फाइनल एग्जाम से पहले जारी करता है एक मॉडल पेपर। तो हमने भाई उसका भी बढ़िया एनालिसिस किया है और पता किया है कि पेपर का पैटर्न क्या रहने वाला है, किस चैप्टर से कितने अंकों का आवंटित अंक है, और उससे कितने हमारे जो है क्वेश्चंस कितने नंबर के पूछे जाने हैं, और पैटर्न क्या रहेगा, यानी कि अति लघुत्तरीय कितने आएंगे, लघुत्तरीय या फिर दीर्घोत्तरीय का किस तरीके से पैटर्न जो है वो रहने वाला है। वो मॉडल पेपर भी हम आपका जो है एनालिसिस करके आए हैं और आपको यहाँ पर बताएंगे। साथ ही साथ हमने किया है प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस होते हैं उनका भी बढ़िया तरीके से एनालिसिस, ताकि आपको इस सीरीज में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का भी रिवीजन करवाया जाएगा। ठीक है भाई, तो बिल्कुल अपने जोश और एनर्जी को बनाए रखिए और मेरे साथ में हम शुरू करते हैं इस संभव सीरीज को। अगर मैं बात करती हूँ मैथमेटिक्स की, यानी कि गणित की, तो हमारा जो गणित का पेपर है वो है कब, 25 मार्च को। हमारे पास में वक्त है और हम जो है बढ़िया तरीके से 13 अध्यायों का कंप्लीट रिवीजन करेंगे। आज मैं कराऊंगी आपको यहाँ पर गणित का पहला अध्याय से हम शुरुआत करेंगे, जिसका नाम क्या है, संबंध एवं फलन। सबसे पहले हम समझेंगे उसमें सारी की सारी डेफिनेशंस, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिससे कि क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। और इसके बाद में हम करेंगे क्या, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। यानी कि यदि आपको अभी भी लग रहा है कि यार मेरा ये वाला चैप्टर कमजोर है, या फिर इसमें मुझे ये फॉर्मूला नहीं आता, ये टॉपिक समझ में नहीं आता, तो वो भी आपका यहाँ पर सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। यानी कि आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप इस सीरीज में हमारे साथ बने रहे, इस 40 डेज के चैलेंज को आपने कंप्लीट कर लिया, तो आपका सारा रिवीजन भी हो जाएगा और साथ ही साथ बढ़िया मार्क्स भी आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि पहला चैप्टर जो है वो संबंध एवं फलन आज हम जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। और अगर मैं यहाँ पे बात करूं, तो जैसा मैंने बोला था कि मॉडल पेपर का एनालिसिस किया है, तो कितने अंकों का है भाई ये चैप्टर मेरा जो है यहाँ पर 5 अंकों का आता है एग्जाम में। ठीक है भाई, कितने अंकों का आता है ये, 5 अंकों का ये जो है एग्जाम में पूछा जाता है। अगर मैं आपको बताऊं तो इस बार का जो मॉडल पेपर हमने देखा, तो भाई ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है, उसने यहाँ पर जो इसमें से जो क्वेश्चंस दिए, उसने वो 3 वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए और एक अति लघुत्तरीय प्रश्न दिया। यानी कि इस चैप्टर में से दो तो उसने क्या, 2 अंकीय जो प्रश्न था वो कितना, एक प्रश्न दिया, और वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो थे वो यहाँ पर उसने जो है वो 3 क्वेश्चन दिए। यानी कि हमने जो मॉडल पेपर देखा था जो 2025 का रिलीज हुआ है, उसमें 3 तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न आए इस चैप्टर से और एक जो है वो अति लघुत्तरीय प्रश्न आया। अगर मैं बात करूं तो और भी कैसी कैसी संभावनाएं बन सकती हैं हमारी जो है इस चैप्टर में से आने की क्वेश्चंस, तो वो दे सकते हैं क्या, 2 तो आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न दे सकते हैं, या फिर वो एक अति लघुत्तरीय प्रश्न, सॉरी एक लघुत्तरीय प्रश्न दे सकते हैं। ठीक, तो यदि वो 3 वस्तुनिष्ठ प्रश्न देते हैं तो एक अति लघुत्तरीय प्रश्न देंगे, यदि वो 2 वस्तुनिष्ठ प्रश्न देते हैं तो एक लघुत्तरीय प्रश्न दे देंगे। ठीक है भाई, इसके बाद में एक अगर वो वस्तुनिष्ठ प्रश्न देते हैं तो एक वो फिर जो है
दीर्घोत्तरीय प्रश्न दे सकते हैं 4 नंबर का। यदि उन्होंने यहाँ पर मान लो वस्तुनिष्ठ प्रश्न नहीं देते हैं तो मान लो कि वो जो है एक अति लघुत्तरीय प्रश्न दे सकते हैं और एक जो है वो लघुत्तरीय प्रश्न दे सकते हैं। यानी कि आपके क्वेश्चंस आने की संभावना इसी तरीके से बनेगी जिसमें कि आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जा सकते हैं, अति लघुत्तरीय पूछे जा सकते हैं, लघुत्तरीय या फिर दीर्घोत्तरीय पूछे जा सकते हैं। तो भाई हम लोगों ने आपके लिए ये जो लेक्चर की सीरीज है या फिर आज जो मैं आपको लेक्चर पढ़ाने वाली हूँ इसमें हम हर तरह के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। यानी कि हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी पढ़ेंगे, अति लघुत्तरीय भी कवर करेंगे, लघुत्तरीय भी कवर करेंगे और दीर्घोत्तरीय भी करेंगे। यानी कि आपका क्वेश्चन अगर एग्जाम में कहीं से भी आ जाता है तो आप उसको बढ़िया तरीके से सॉल्व कर पाएंगे, एक नंबर भी हम आपका मिस नहीं होने देंगे। ठीक है भाई, तो यहाँ पर आपको इस तरीके से जो है क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अगर अभी के मॉडल पेपर की मैं बात करूं तो 3 वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए थे और एक जो है उन्होंने जो है यहाँ पर इस बार अति लघुत्तरीय प्रश्न दिया था। ठीक, तो इस तरीके से आपका एग्जाम में इस चैप्टर से इस तरीके का जो है पैटर्न में क्वेश्चंस आ सकते हैं। 5 नंबर का हमारा ये चैप्टर है, तो बिल्कुल तैयार हो जाइए, कमर कस लीजिए हमारे साथ में इस 40 डेज के चैलेंज में, जिसमें कि आपको कंप्लीट रिवीजन बढ़िया तरीके से कराया जाएगा। चलिए अब हम जो है इस चैप्टर की सबसे पहले, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि पहले हम क्या देखेंगे, यहाँ पर डेफिनेशंस देखेंगे, इसके बाद में हम जो है आगे क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और देख लेते हैं हमारी यहाँ पर क्या थोड़ी जो है हम देख लेते हैं यहाँ पर क्या डेफिनेशंस। चलिए देखते हैं। सबसे पहले अगर आपको पता है तो ये जो चैप्टर है वो है हमारा संबंध एवं फलन की बात करता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, संबंध की। अगर मैं आपको बात करूं कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इस चैप्टर के अगर मैं देखती हूँ तो हमको सबसे ज्यादा जो हमको पूछा जाता है वो है तुल्यता संबंध। ठीक, सबसे पहले हम एक एक करके चीजें समझते हैं। सबसे पहले बात होती है यहाँ पे किसकी, सौतुल्य संबंध की। सौतुल्य को अगर हम बात करें थोड़ा सा इंग्लिश में भी अगर हम देख लें तो वो होता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक, तो सौतुल्य संबंध किसे कहते हैं, तो आपको इससे रिलेटेड यानी कि सौतुल्य संबंध, सम्मित संबंध, ठीक है ना, इससे रिलेटेड क्या है, संक्रामक संबंध, तुल्यता संबंध, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले हम जल्दी जल्दी इन टॉपिक्स को क्लियर करेंगे और फिर इसके आगे क्वेश्चंस पे आएंगे। चलिए मेरे साथ में स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हमको दिया है कि सौतुल्य संबंध क्या होता है। तो यदि किसी समुच्चय ए में कोई संबंध आर इस प्रकार हो कि ए का प्रत्येक अवयव स्वयं से आर द्वारा संबंधित हो तो आर क्या है, सौतुल्य संबंध कहलाता है। यानी कि एक्स किससे रिलेटेड होना चाहिए, एक्स से। ठीक, क्या बोला उसने कि यदि किसी समुच्चय ए में कोई संबंध आर इस प्रकार हो कि ए का प्रत्येक अवयव स्वयं से आर द्वारा संबंधित हो तो आर को सौतुल्य संबंध कहलाता है। यानी कि एक्स जो है वो रिलेटेड है किससे, एक्स से, जबकि एक्स बिलोंग करता है किसके अंदर, ए के अंदर, ए समुच्चय के अंदर। ठीक है ना, तो इस तरीके से यहाँ पे कंडीशन बनती है कि यदि कोई एक्स है और अगर वो बिलोंग करता है किसके अंदर, ए के अंदर, यानी कि एक्स हमारा एक अवयव है जो कि समुच्चय ए के अंदर है, तो उसका अगर हम रिलेशन की बात करें तो वो किस तरीके से बनना चाहिए, एक्स कोमा एक्स, यानी कि एक्स का स्वयं से ही क्या होना चाहिए, यहाँ पे रिलेशन होना चाहिए, संबंध होना चाहिए। क्या होना चाहिए, स्वयं से ही संबंधित होना चाहिए। और अगर वो आर के अंदर आ रहा है तो हम इसको बोलेंगे क्या है, सौतुल्य है। इसी की अगर मैं बात कर लेती हूँ कि ए मेरा एक समुच्चय है 1, 2 और 3 का। ठीक, अब मुझे बताना है कि हमारा जो रिफ्लेक्सिव है, यानी कि हम अगर बात करते हैं सौतुल्य की, ठीक है ना, तो सौतुल्य रिलेशन यहाँ पे क्या बनने वाला है। तो अगर मैं बात करती हूँ सौतुल्य कब बोलेंगे हम इसको, जबकि इसमें कौन कौन से अवयव आए, 1,1, 2,2 और 3,3। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक संबंधित है एक से, यानी कि वो स्वयं से ही संबंधित है। यहाँ पे अगर देखेंगे तो 2 से और 3 क्या है अपना यहाँ पे 3 से। तो इसको हम क्या बोलते हैं कि जब भी ए में मान लो कि कोई भी अवयव है तो जब वो स्वयं से ही संबंधित होते हैं और जब वो अपने किसी रिलेशन आर के अंदर आते हैं तो ये क्या होता है, हमारे यहाँ पे सौतुल्य संबंध होता है। ठीक, यदि किसी समुच्चय में कोई संबंध आर इस प्रकार हो, यदि किसी समुच्चय ए में कोई संबंध आर इस प्रकार हो कि ए का प्रत्येक अवयव स्वयं से आर द्वारा संबंधित हो तो आर को क्या बोलेंगे, हम सौतुल्य संबंध बोलेंगे। यहाँ पे ए बराबर अगर मैंने 1 2 3 लिया तो सौतुल्य संबंध मेरा आर क्या बनेगा, यहाँ से 1,1, 2,2, 3,3। ठीक, तो यदि x अगर हम इससे देखें तो अगर x कोई अवयव है ए के अंदर तो x, x होगा किसके अंदर, आर के अंदर, तो ये क्या होगा, यहाँ पे सौतुल्य होगा। आगे देखते हैं, यहाँ पे सममित संबंध की बात होती है, इसको हम बोलते हैं सिमेट्रिक रिलेशन। सममित संबंध क्या होता है, किसी समुच्चय ए पर परिभाषित कोई संबंध आर सममित संबंध कहलाता है यदि प्रत्येक युग्म x, y बिलोंग करता है, यदि x, y ए के अंदर है तो उसके लिए x जो है अगर वो रिलेटेड है किससे, y से, यानी कि x y से संबंधित है तो y भी क्या होगा, x से संबंधित होगा। यानी कि अगर मैं बात करती हूँ
यहाँ पे अगर हम इससे देखते हैं कि a बराबर कितना दे रखा है 1 2 3 हमको दे रखा है, तो यहाँ पे r जो है वो सममित होगा, ठीक है ना। कब? जबकि अगर मान लो कि इसमें 1 2 है तो 2 1 भी होना चाहिए। अगर 1 3 है तो 3 1 भी इसके अंदर क्या होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए। तब हम क्या बोलेंगे इसको कि ये क्या है, यहाँ पे सममित है। उसने क्या बोला कि यदि x, y, यहाँ पर x और y जो है यदि बिलोंग करते हैं a के अंदर, और x अगर रिलेटेड है किससे, y से, ठीक है ना। अगर 1 रिलेटेड है किससे, 2 से, तो 2 भी किससे रिलेटेड होना चाहिए, 1 से। या 1 रिलेटेड है किससे, 3 से, तो 3 भी संबंधित होना चाहिए किससे, 1 से। ठीक, तो यहाँ पे x, y बिलोंग करेगा r के अंदर, तो y, x भी बिलोंग करना चाहिए किसके अंदर, r के अंदर होना चाहिए। तब हम उसको बोलते हैं कि क्या है, यहाँ पे हमारा सममित है। ठीक, तो यदि 1, 2 r के अंदर आ रहा है तो 2, 1 भी आएगा। 1, 3 आ रहा है तो 3, 1 भी उसके अंदर आएगा। ठीक, तो हम क्या बोलेंगे उस टाइम पे कि ये क्या है, हमारा सममित संबंध है। तो किसी समुच्चय पर आश्रित कोई संबंध आज सममित संबंध कहलाता है यदि प्रत्येक युग्म x, y अगर है a के अंदर, तो यदि x रिलेटेड है y से और y रिलेटेड होना चाहिए किससे, फिर x से, यानी कि x, y अगर r के अंदर बिलोंग करता है, r के अंदर है, तो y, x भी r के अंदर होना चाहिए। अगर ये दोनों यहाँ पर r के अंदर है तो इसको हम क्या बोलेंगे कि ये सममित है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं और क्या चीजें इसमें यूज होने वाली है। तो अब है हमारा यहाँ पर एक संक्रमक संबंध, इसको हम बोलते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन। यदि किसी समुच्चय A में संबंध R इस प्रकार हो कि किन्हीं x, y, z जो A के अंदर कोई अवयव है उसके लिए यदि x बिलोंग करता है, यानी x रिलेटेड है y से, y रिलेटेड है किससे, z से, तो x रिलेटेड होना चाहिए किससे, z से। यानी कि यहाँ पे जो कॉमन एलिमेंट्स है ना, ये जो कॉमन अवयव है इनको छोड़ के अगर हम देखें तो x जो है वो संबंधित होना चाहिए किससे, z से होना चाहिए। यानी कि अर्थात यदि x, y r के अंदर है, y, z r के अंदर है, तो x, z भी r के अंदर होना चाहिए। तब हम उसको बोलते हैं कि ये क्या है, संक्रमक संबंध है। यानी कि अगर मैं अभी में जो मैं बात कर रही थी a बराबर 1 2 3 के लिए अगर हम इस एग्जांपल से समझे तो r जो है वो मेरा संक्रमक होगा। कब होगा, यदि मान लीजिए मैंने कहा कि 2, 3 बिलोंग करता है r के अंदर और 3, 2 भी r के अंदर है, तो 2, 2 अगर आप यहाँ से इससे देखेंगे तो 2, 2 भी क्या होना चाहिए, आर के अंदर होना चाहिए। ये हमारा बताता है किसको, संक्रमक संबंध को। ठीक है ना, मतलब कि ये दो कॉमन तो हट जाएंगे, बाकी ये दोनों क्या होंगे आपस में यहाँ पे एक दूसरे से रिलेट करेंगे। ठीक है ना, तो इस तरीके से अगर हम देखें, जैसे कि अगर आप देखें तो यहाँ पे अगर मैं एक और बात देख लूं, तो यदि मैं यहाँ पर एक चीज और करके देख लूं कि यदि 1, 2 और अगर मैं ले लूं यहाँ पे 2, 3, ठीक, यदि मैं कह रही हूँ कि 1, 2 जो है वो आर के अंदर है, और यहाँ से अगर मैं कह रही हूँ कि 2, 3 भी आर के अंदर है, तो इससे मुझे पता चलता है कि दोनों कॉमन है, यानी कि उभयनिष्ठ है। तो 1, 3 भी क्या होना चाहिए मेरा यहाँ पर आर के अंदर होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे 1, 3 भी होना चाहिए। तब मैं इसको बोलूंगी कि ये क्या है, मेरा यहाँ पे संक्रमक संबंध है। ठीक, तो यदि किसी समुच्चय में संबंध इस प्रकार हो कि x, y, z जो है वो a के अंदर है, तो x y से अगर x संबंधित है y से, y संबंधित है z से, तो x संबंधित होना चाहिए किससे, z से। यानी कि 1, 2 अगर r के अंदर है, 2, 3 r के अंदर है, तो 1, 3 भी r के अंदर होना चाहिए। ठीक है, समझ में आ रही है बात। तो ये बहुत ही अपना जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है यहाँ पर इसके लिए, कि संक्रमक संबंध जो है वो इस तरीके से हम जो है देखते हैं। आगे अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पे किसकी, तुल्यता संबंध की, जो कि इस चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इन तीनों से मिलकर बना है। वो क्या है यहाँ पे कि समुच्चय ए में कोई संबंध आर तुल्यता संबंध कहलाता है यदि संबंध आर सौतुल्य, संक्रमित और संक्रमक हो। यानी कि हमने जो तीन कंडीशन यहाँ पे देखी, सौतुल्य की, संक्रमक की और सम्मित की, अगर वो तीनों कोई अपना यहाँ पर जो है आर होता है तो उसको हम बोलते हैं क्या, ये तुल्यता संबंध है। यानी कि ए कोमा ए वाली बात अगर हम करें, ठीक है ना, मतलब कि अगर मैं बात करूं कि ए जो है वो रिलेटेड है किससे, ए से, तो ए कोमा ए क्या होना चाहिए, यहाँ पे आर के अंदर होना चाहिए। यदि ए कोमा बी आर के अंदर है तो बी कोमा ए भी आर के अंदर होना चाहिए। ये है मेरी किसके लिए, सौतुल्य के लिए। ठीक है ना, ये कंडीशन सौतुल्य की है। इसकी अगर मैं बात करती हूँ तो ये सम्मित की है। और यहाँ अगर मैं बात करूं कि अगर ए कोमा बी आर के अंदर है, और अगर मैं बात करूं यहाँ से बी कोमा सी आर के अंदर है, ठीक है ना, तो क्या होना चाहिए मेरे पास यहाँ से ए कोमा सी भी क्या होना चाहिए मेरे पास में यहाँ से आर के अंदर होना चाहिए। ये किसको बताता है, मेरा संक्रमक को बताता है।
तो आप मेरी बात को समझे, इसको हम बोलते हैं यहाँ पे तुल्यता संबंध। जब कोई भी संबंध संक्रमक भी हो, स्वतुल्य भी हो और क्या हो, सममित भी हो, तो हम उसको हम बोलते हैं कि क्या है, तुल्यता संबंध है, और इसको हम इससे डिनोट करते हैं प्रायः। ठीक, तो यदि अगर मैं उसकी बात कर लूं कि ए बराबर मेरे पास में 1 2 3 दे रखा था, ठीक है ना, और जब हम बात करेंगे तुल्यता संबंध की, तो तुल्यता संबंध एक सार्वत्रिक संबंध भी होता है, जिसमें उसके क्या होते हैं, सारी की सारी चीजें डिफाइन होती है, स्वतुल्य भी, सममित भी और संक्रमक भी। अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो यहाँ पे कितने, 1 2 3 3 अवयव हैं, यानी कि इसके अंदर जो अवयव आएंगे वो 3 इंटू 3 यानी कि पूरे के पूरे 9 आने वाले हैं। यदि आप यहाँ पे देखें तो इसका जो रिलेशन बनेगा, जो कि स्वतुल्य भी होगा, सममित भी होगा, संक्रमक भी होगा, वो क्या बनेगा, यहाँ से 1, 1 भी होगा, 2, 2 भी होगा, 3, 3 भी होगा। 1, 2 है तो 2, 1 भी होगा, 3, 1 है तो 1, 3 भी होगा, है ना। इसके बाद में 2, 3 है तो 3, 2 भी होगा। तो ये जो मेरा यहाँ पे रिलेशन बन के आया, जो कि स्वतुल्य भी है, सममित भी है, और यहाँ से अगर आप इसको देखोगे तो ये संक्रमक भी है। इसमें कितने अवयव है टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है ना। इसमें कितने अवयव है टोटल, 3 3 6 और 3 9, 9 अवयव है, और ये क्या है मेरा यहाँ पे तुल्यता संबंध है, ठीक, जो कि इन तीनों कंडीशन को लेकर के अपने अंदर चल रहा है। मुझे लगता है कि आपको ये वाला टॉपिक, जो कि इस डेटा का बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बढ़िया समझ में आ गया होगा। अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट। अब जो है यहाँ पर एक और, यहाँ पे इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बनता है वो क्या है यहाँ पे, कि वन वन फंक्शन यानी कि एक एक ही फलन क्या होता है और आच्छादक फलन क्या होता है, इसको हम बोलते हैं ऑन टू फंक्शन। ठीक, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहले है यहाँ पर कि एक एक ही फलन क्या होता है। एक फलन एफ मैपिंग एक्स टेंस टू बाय, एफ का प्रतिचित्रण एक्स टेंस टू बाय है, एक एक ही अथवा एक एक फलन कहलाता है यदि एफ के अंतर्गत एक्स के भिन्न अवयवों के प्रतिबिंब भी भिन्न होते हैं, अर्थात प्रत्येक x1 x2 अगर बिलोंग करता है किसके अंदर, x के अंदर, के लिए एफ ऑफ x1 बराबर क्या होता है, एफ ऑफ x2 का तात्पर्य है कि x1 बराबर x2। यानी कि यहाँ पे वो ये कह रहा है कि, क्या बोला उसने यहाँ पर, कि एक फलन f मैपिंग x टेंड्स टू बाय एक एक ही अथवा एक एक फलन कहलाता है यदि f के अंतर्गत x के भिन्न अवयवों के प्रतिबिंब भी भिन्न होते हैं। यानी कि अगर x के अंदर अलग अलग अपने अवयव हैं तो उनके जो प्रतिबिंब बनेंगे ना y के अंदर, तो वो क्या होंगे, यहाँ पे भिन्न भिन्न होंगे। यानी कि एक इनपुट के लिए एक ही क्या होना चाहिए, आउटपुट होना चाहिए, अद्वितीय आउटपुट होना चाहिए, दो नहीं होने चाहिए। यानी कि उसने यहाँ पे बोल भी दिया कि अगर x1 और x2 जो है वो दो बिलोंग कर रहे हैं x के अंदर, तो उस केस में f ऑफ x1 बराबर होगा f ऑफ x2 के, इसका मतलब x1 बराबर होगा x2 के। यानी कि इसके लिए हमको यहाँ पे एक ही अवयव मिलने वाला है, समझे। एक फलन एक एक ही अथवा एक एक फलन कहलाता है यदि f के अंदर x के भिन्न अवयवों के प्रतिबिंब भी क्या हो, यहाँ पे भिन्न अवयवों के प्रतिबिंब भी क्या हो, यहाँ पे भिन्न भिन्न हो, ठीक है ना। इसका मतलब है कि x1 के लिए हमको x2 मिल रही है, यानी कि एक के लिए हमको एक ही वैल्यू यहाँ पे मिल रही है, एक अवयव के लिए दो वैल्यूज हमको वहां पर नहीं मिलनी चाहिए। मतलब कि ये सिंपल सी बात है कि एक अवयव के लिए y के अंदर हमको एक ही प्रतिबिंब मिलना चाहिए, बल्कि दो नहीं मिलना चाहिए। अद्वितीय प्रतिबिंब वहां पे, अद्वितीय वैल्यू हमको वहां पे मिलनी चाहिए, तो हम उसको क्या बोलते हैं कि ये 1 1 है, यानी कि एक इनपुट के लिए एक ही आउटपुट होना चाहिए। आगे देखते हैं, आच्छादक फलन, फलन एफ मैपिंग एक्स टेंड्स टू बाय आच्छादक अथवा आच्छादी फलन कहलाता है यदि एफ के अंतर्गत बाय का प्रत्येक अवयव एक्स के किसी ना किसी अवयव का प्रतिबिंब होता है। क्या कहा उसने, फलन एफ मैपिंग एक्स टेंड्स टू बाय आच्छादक अथवा आच्छादी कहलाता है यदि एफ के अंतर्गत बाय का प्रत्येक अवयव, यानी कि यहाँ पर बाय का जो भी अवयव है अपना, ठीक है ना, एफ के अंतर्गत बाय का प्रत्येक अवयव एक्स के किसी ना किसी अवयव का प्रतिबिंब होता है। यानी कि यहाँ पर जो है ये तीनों की तीनों क्या होंगे, यहाँ पे मान लो कि अपना यहाँ पर क्या दिया हुआ है, एक्स दिया है, तो इसका किसी ना किसी से क्या होगा, यहाँ पर इस तरीके से ये प्रतिबिंब होगा ही होगा। यानी कि यहाँ पर एक भी अवयव खाली नहीं बचेगा। क्या बोला उसने कि फलन आच्छादक अथवा आच्छादी कहलाता है यदि एफ के अंतर्गत बाय का प्रत्येक अवयव, ये बाय है, ठीक है ना, और ये अपना क्या है, एक्स है, और ये अपना एफ है, तो एफ क्या बोला उसने, बाय के एफ के अंतर्गत बाय का प्रत्येक अवयव एक्स के किसी ना किसी अवयव का प्रतिबिंब होता है, अर्थात प्रत्येक बाय बिलोंग्स टू बाय के लिए एक्स में एक ऐसे अवयव एक्स का अस्तित्व है कि एफ ऑफ एक्स बराबर बाय। यानी कि आपको हर एक अवयव के लिए क्या मिलेगा, यहाँ पर प्रतिबिंब मिलेगा, यानी कि आपको प्री इमेज मिलेगी एक्स के अंदर बाय के प्रत्येक अवयव के
लिए। समझे? प्रतिचित्रण आपको यहाँ पे y के प्रत्येक अवयव के लिए x में आपको प्रतिचित्रण मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है ना? यहाँ पे एक भी जो है वो खाली नहीं रहेगी। तो यहाँ पर जब वो एक भी अवयव यहाँ पे खाली नहीं है, सभी अवयव के लिए हमको x में क्या मिल रही है? प्रतिचित्रण मिल रहा है, इमेज मिल रही है। इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब है कि यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये इसका परिसर हो गया। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे परिसर वो किसके बराबर है? यहाँ पे परिसर जो है वो यहाँ पे सहप्रांत के बराबर हो जाता है। ये इसमें यही लिखा है कि f का परिसर जो है वो f के सहप्रांत के बराबर हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर y के सभी अवयवों के लिए x में हमको क्या मिल जाती है? प्री इमेज मिल जाती है, यानी कि f ऑफ x बराबर y हो जाता है। तो इस केस में हमारा जो f का जो परिसर होता है ना, जो इसका परिसर ये है, ठीक है, तो वो क्या होता है? इसके कोडोमेन यानी कि इसकी f के सहप्रांत के ही बराबर हो जाता है। ठीक है ना? इसका जो परिसर है वो इसके सहप्रांत के बराबर ही हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर एक भी अवयव नहीं बचता जिसकी वहां पर क्या नहीं मिल रही हो हमको? इमेज ना मिल रही हो। ठीक, तो उसको हम बोलते हैं यहाँ पे कि जब हमको y के प्रत्येक अवयव के लिए x के अंदर इमेज मिलती है, प्री इमेज, तो हम उसको बोलते हैं कि भाई ये फलन क्या है मेरा यहाँ पे आच्छादी है। और तब हमारा जो f का जो परिसर होता है, यानी कि ये जो होता है वो हमारा उसके कोडोमेन यानी कि उसके सहप्रांत के ही बराबर हो जाता है। ठीक है भाई, ये इसका सहप्रांत है और यही क्या बन जाता है यहाँ पे? इसका परिसर। दोनों क्या होते हैं? आपस में बराबर हो जाते हैं। ठीक है, अब आपको मुझे लगता है कि बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको अच्छे तरीके से क्लियर करने के लिए एक डायग्राम लेकर के आए हैं। इसकी मदद से भी हम इसको और अच्छे तरीके से देख लेते हैं। ठीक है ना? यहाँ पर से लिखा है एक एक की व आच्छादक फलन। अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पे एक एक ही फलन की, अगर हम बात कर लेते हैं, तो जैसा कि मैंने कहा था कि एक इनपुट के लिए एक ही आउटपुट मिलेगा, यानी कि एक अपना आपको यहाँ पे एक अवयव के लिए एक ही यहाँ पर क्या मिलेगी? यहाँ पे इमेज मिलेगी। एक के लिए आपको दो नहीं मिलेंगी, यानी कि आपको एक यूनिक यहाँ पर जो है अद्वितीय वैल्यू आपको मिलने वाली है। तो आप अगर देखें तो x के लिए 1 है, y के लिए 2 है और z के लिए 3 है। यहाँ पर ये बच गया, ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है ना? इसमें अगर ये बच जाता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे परिसर और रेंज, यानी कि यहाँ पर अगर मैं बात करती हूँ तो परिसर और सहप्रांत आपस में बराबर नहीं होते हैं एक एक ही फलन के केस में। अगर आप देखेंगे तो इसकी जो रेंज यानी कि इसका जो परिसर आ रहा है वो तो ये आ रही है 1 2 3, लेकिन इसका जो अगर मैं बात करती हूँ सहप्रांत, तो वो तो 1 2 3 4 आ रहा है। ठीक, तो यहाँ पे क्या होता है कि एक एक ही फलन में क्या होता है कि परिसर जो है वो बराबर नहीं होती है किसके? सहप्रांत के। ठीक है ना? लेकिन यहाँ पे आपको ये तो पता चल रहा है कि एक अवयव के लिए आपको यहाँ पे एक ही वैल्यू मिल रही है, अद्वितीय मान ही मिल रहा है, यानी कि एक एक ही है। बात करती हूँ अगर मैं आच्छादक फलन की, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि आपको यहाँ पर एक 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 ही तीन अवयव यहाँ पे y के क्या है? 3 ही एलिमेंट है, और तीनों के लिए आपको यहाँ पे x में क्या मिल रही है? यहाँ पे प्रतिचित्रण जो है इसका मिल पा रहा है। यहाँ पे कोई भी अवयव जो है वो खाली नहीं बच रहा है, इसके लिए आपको x में प्रतिचित्रण यानी कि प्री इमेज ना मिले। अब जब ऐसा कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब ये क्या है? यहाँ पर अगर आप बात करेंगे तो इसकी जो परिसर है, ठीक है ना, यहाँ पे आपको सिंपल दिख रहा है कि इसका जो परिसर है ना वो क्या हो गया? यहाँ पे इसके सहप्रांत के ही बराबर हो गया है। परिसर इसका यही है और सहप्रांत भी क्या है? इसका यही है, दोनों आपस में बराबर है, और फलन क्या होता है? यहाँ पे हमारा आच्छादक होता है। ठीक है, अब क्लियर है सारी चीजें? चलिए अब हम एक एक करके सारे जो भी हमने अभी आपको बताया था क्वेश्चन किस किस तरीके से पूछे जा सकते हैं वो हम मैं सारे के सारे डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्नों से। क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है कि यदि फलन f मैपिंग r टेंड्स टू r f ऑफ x बराबर रखा x स्क्वायर द्वारा परिभाषित हो, तो आपको बताना है कि एक एक ही आच्छादक है, बहुएक आच्छादक है, एक एक ही है किंतु आच्छादक नहीं है, ना तो एक एक ही हो ना ही आच्छादक है। तो बताइए मुझे क्यों मैंने आपको पहले टॉपिक रिवाइज कराए? इसीलिए ताकि यहाँ पर आपको चीजें बढ़िया तरीके से समझ में आए। हमारा उद्देश्य सिर्फ ये नहीं है कि हम आए और आपको बता दिया कि भैया इसमें ऑप्शन ये वाला करेक्ट है, हम चले गए, आपको कुछ समझ में नहीं आया। नहीं भाई, हम आपको सारी की सारी चीजें एकदम क्लियर करने वाले हैं, इसलिए हमने पहले आपको डेफिनेशन बताई, अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे मुझे क्या दे रखा है कि एफ ऑफ एक्स बराबर में एक्स स्क्वायर, और अभी आप पढ़ के आए हैं कि एक एक के लिए अगर हम बात करें तो क्या कंडीशन होती है कि एफ ऑफ एक्स वन बराबर होता है किसके? एफ ऑफ एक्स टू के। और एक किस तरीके से होता है? हमको क्या लेकर के आना है? जबकि एक्स वन बराबर एक्स टू, ठीक है ना, तो आपको ये लेकर के आना है। क्या लेके आना है? एक्स वन बराबर एक्स टू आपको लेकर के आना है। तो ये फिलहाल तो हम इसको लेके चलते हैं कि एफ ऑफ एक्स वन बराबर एफ ऑफ एक्स टू हमने ले लिया। चलिए हमको क्या दे रखा है? यहाँ पे एक्स स्क्वायर दे रखा है, इसमें मान रख देंगे एक्स वन का स्क्वायर बराबर ये क्या हो जाएगा? यहाँ से एक्स टू का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो x1 का स्क्वायर माइनस में क्या जाएगा? x2 का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 0। यहाँ हो जाएगा x1 माइनस x2, और क्या हो जाएगा यहाँ पे? x1 प्लस x2 बराबर में क्या हो जाएगा? 0। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? a प्लस बी, ए माइनस बी।
तो यहाँ से आपको मिलती है वैल्यू x1 बराबर x2 और x1 बराबर मिलती है आपको यहाँ पे माइनस का x2, यानी कि यहाँ पर आपको x1 की दो वैल्यूज मिल रही है। रियल नंबर की तो ठीक है बात है, लेकिन यहाँ पर आपको क्या मिल रही है, दो वैल्यूज मिल रही है। मैं आपसे क्या कह रही हूँ कि आपको एक इनपुट के लिए एक ही आउटपुट मिलेगा, एक एलिमेंट के लिए बाय में एक ही वैल्यू मिलेगी। यहाँ आपको दो मिल रही है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे ये फलन जो है ना भैया, वो मेरा क्या नहीं है, एक एक ही नहीं है, क्योंकि आपको कोई अद्वितीय मान नहीं मिल रहा है, बल्कि आपको क्या मिल रही है, यहाँ पे दो वैल्यूज मिल गई है x1 के लिए, जबकि एक ही मिलनी चाहिए, तो ये एक एक ही नहीं है। चलिए अब बात कर लेते हैं आच्छादक की। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर। तो हमने पढ़ा है कि जब हमारा फलन आच्छादक के लिए क्या कंडीशन होती है कि हमारा जो एफ का जो परिसर है वो एफ के सहप्रांत के बराबर होता है, यानी कि एफ ऑफ एक्स बराबर क्या होता है मेरे पास में, बाय होता है। यदि आप आगे बात करें तो एफ ऑफ एक्स बराबर क्या जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर क्या जाएगा, बाय। तो एक्स बराबर क्या जाएगा मेरे पास में यहाँ से, प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर बाय। ठीक, अगर मैं यहाँ पे बात करती हूँ कि प्लस रूट बाय, तो ये तो मेरे पास में फिर भी यहाँ पे वास्तविक संख्या ही है, क्योंकि हमको क्या कह रहा है, क्या कह रहा है वो कि r से लेके r पर, यानी कि वास्तविक संख्या से लेके वास्तविक संख्या की बात हो रही है, x भी वास्तविक है और y भी वास्तविक की बात कर रहा है वो। लेकिन अगर यहाँ पे अगर आप माइनस की बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर माइनस का y इस तरीके से आ गया, तो ये तो भाई अगर मैं माइनस को बाहर निकालना चाहूंगी तो वो क्या बन जाएगा, आभासी हो जाएगा, आई आ जाएगा यहाँ पे। यानी कि ये जो मेरे पास में संख्या निकल कर, अगर यहाँ से आप देखेंगे तो अंडर रूट के अंदर माइनस का बाय आ रहा है, और जब ये माइनस का आ रहा है इसका मतलब ये क्या हो गया मेरे लिए, यहाँ पे वास्तविक संख्या नहीं रही, बल्कि ये क्या हो गई, ये आभासी संख्या हो गई है। ठीक है ना, यानी कि यहाँ पर आपको क्या चाहिए था, x का वास्तविक मान चाहिए था, क्योंकि ये r से r पर है, यानी वास्तविक संख्या से वास्तविक संख्या पर ही यहाँ पे हमारा क्या हो रही है, मैपिंग हो रही है। लेकिन यहाँ तो हमको आभासी संख्या मिल गई है, आभासी संख्या मिल गई है, इसका मतलब ये हो गया ना हमारा, क्या हो गया कि मेरा भाई जो सहप्रांत है ना वो मेरा बराबर नहीं है किसके, परिसर के। समझे आप, यानी कि आपको x के लिए y की जो यहाँ पे वैल्यू मिल गई वो क्या मिल गई, यहाँ पे मेरे पास में आभासी संख्या मिल गई, जबकि मुझे क्या चाहिए थी यहाँ पे, वास्तविक संख्या। क्यों, क्योंकि ये r से r पर था, यहाँ पे वास्तविक संख्या चाहिए थी, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो माइनस रूट ऑफ बाय आ गया, यानी कि ये क्या हो गया, यहाँ पे आभासी संख्या हो गई, यानी कि यहाँ पे हमारा जो सहप्रांत है वो परिसर के बराबर नहीं है, यानी कि वो तो आभासी है और यहाँ पे हमको वास्तविक चाहिए था, तो ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। इस वजह से हम कह देंगे कि भाई ये क्या नहीं है, ये मेरा यहाँ पे आच्छादक नहीं है। ठीक है ना, ये क्या नहीं है मेरे पास में, यहाँ से आच्छादक नहीं है, क्योंकि सहप्रांत जो है परिसर के बराबर यहाँ पे नहीं है। तो ये हो जाएगा अपना ऑप्शन डी एकदम करेक्ट, कि एफ ना तो एक ही है और ना ही क्या है, आच्छादक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन है कि यदि ए बराबर दिया हुआ है, ऐसे संबंध जिनमें अवयव 1,2 1,3 हो और जो स्वतुल्य संबंध है किंतु संक्रमक नहीं है की संख्या है। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है कि ए बराबर कितना है, 1, 2 और 3 दिया हुआ है। ठीक है, अब उसने बोला कि ऐसे संबंध जिनमें 1,2 हो और 1,3 है। ठीक है भैया, तो हम सबसे पहले आर बना लेते हैं संबंध ऐसा इसमें कि 1,2 है और 1,3 भी है। ठीक है, जो स्वतुल्य तथा सममित है। अब उसने क्या बोला, स्वतुल्य भी है सममित भी है, तो इसको स्वतुल्य बनाने के लिए मुझे बताइए क्या क्या चाहिए रहेगा। यदि आप या मुझे बताइए कि यदि एक जो है, यानी कि हमने क्या होगा पता था स्वतुल्य के लिए कि अगर ए रिलेटेड है ए से, तो ए कोमा ए किसके अंदर बिलोंग करेगा, यहाँ पे आर के अंदर। ये स्वतुल्य की कंडीशन है अपने पास। तो यदि यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 1,1 भी होगा, 2,2 भी होगा और 3,3 भी होगा, तभी तो हमारे पास में ये क्या बनेगा, स्वतुल्य संबंध बनेगा। ठीक, तो उसने क्या बोला यहाँ पे कि स्वतुल्य है। ठीक है ना, दूसरा बोल रहा है सम्मित है। सम्मित बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यदि यहाँ पे 1,2 है तो 2,1 भी होगा, 1,3 है तो 3,1 भी होगा, क्योंकि आपको पता है कि यदि a, b बिलोंग करता है r के अंदर तो b, a भी होगा किसके अंदर, r के अंदर। और ये कंडीशन हमारी किसकी है, सम्मित की है। ठीक है, दूसरा उसने बोला कि संक्रामक नहीं है। ठीक, संक्रामक नहीं है, तो संक्रामक नहीं है तो उस केस में हमारा संबंध जो है वो इतना ही बनेगा। बचा क्या इसमें, अगर आप मुझे बताएं, तो 3,2 और 2,3 को भी इंक्लूड कर दूंगी, तो ये फिर ये क्या हो जाएगा मेरे पास में, यहाँ पे संक्रामक हो जाएगा। जैसे कि यदि आप यहाँ पे देखो, तो यदि मैं देखती हूँ कि 3,1 जो है वो मेरा आर के अंदर है, और अगर मैं देखती हूँ तो 1,2 भी क्या है मेरे पास में, यहाँ से आर के अंदर है,
तो संक्रामक संबंध के लिए तो क्या होना चाहिए था, ये एक और एक कॉमन हो गया, तो 3,2 भी क्या होना चाहिए था, यहाँ पे आर के अंदर होना चाहिए था। ठीक, और यदि मैंने 3,2 2,3 को आर के अंदर रख दिया तो वो क्या हो जाएगा, संक्रामक हो जाएगा। लेकिन अभी 3,2 जो है वो मेरा आर के अंदर नहीं है, यानी कि संक्रामक नहीं है। यानी कि अभी ये जो संबंध मेरा बना है वो समतुल्य है, सममित है, लेकिन संक्रामक नहीं है। ठीक, तो कितना बनेगा, सिर्फ और सिर्फ एक ही संबंध ऐसा बन सकता है। तो यहाँ पे हो जाएगा अपना क्या, ऑप्शन 1 हो जाएगा एकदम करेक्ट, क्योंकि यदि मैं इसमें 3,2 2,3 जोड़ देती तो वो संक्रामक बन जाएगा। लेकिन उसने कंडीशन दी थी कि 1,2 1,3 होने चाहिए, और जो समतुल्य वो सममित है किंतु संक्रामक नहीं है, तो ऐसा संबंध मेरा सिर्फ और सिर्फ एक ही बनेगा, जो कि आपको यहाँ पर दिख भी रहा है। ठीक है ना भाई, तो ये हो जाएगा मेरे पास में ऑप्शन ए एकदम करेक्ट आंसर। मुझे लगता है कि आपको बढ़िया तरीके समझ में आ गया होगा। चलिए अब देखते हैं कि हमारा जो है वो नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन कौन सा होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि यदि a बराबर 1 2 3 हो तो अवयव 1,2 को सम्मिलित करने वाले तुल्य संबंधों की संख्या जो है वो कितनी होने वाली है। ठीक है ना, तो यदि आप यहाँ पे देखेंगे तो a बराबर मुझे क्या दे रखा है, यहाँ से 1 2 और 3 दे रखा है। ठीक, तो a बराबर दे रखा है 1 2 3, उसने बोला हो तो अवयव 1,2 को सम्मिलित करने वाले तुल्यता संबंधों की संख्या कितनी है। तो a बराबर अगर हम बात करते हैं तो एक रिलेशन पहले R1 की अगर मैं बात कर लेती हूँ तो वो हो जाएगा मेरे पास में 1,1 2,2 और 3,3। क्यों, क्योंकि आपको पता है भाई 3 कंडीशंस। ठीक है ना, अगर ए रिलेटेड है ए से तो ए बिलोंग करेगा किसके अंदर, आर के अंदर, और यदि ए रिलेटेड है बी से तो बी भी रिलेटेड होगा किससे, ए से। यानी कि ए कोमा बी अगर आर के अंदर है तो बी कोमा ए भी क्या होगा, आर के अंदर होगा। दूसरा, यदि ए रिलेटेड है बी से और बी रिलेटेड है सी से तो ए रिलेटेड होगा किससे, सी से। यानी कि यहाँ पे अगर मैं देखूंगी तो ए कोमा बी अगर आर के अंदर है और बी कोमा ए भी आर के अंदर है तो क्या बताएंगे आप कि भाई ए कोमा सी भी क्या होगा, यहाँ पे आर के अंदर होगा। ठीक है ना, तो यदि मैंने क्या बोला अभी कि यदि ए कोमा बी आर के अंदर है, बी कोमा सी आर के अंदर है तो ए कोमा सी भी आर के अंदर होगा। तो ये 3 कंडीशन है अपनी, ये समतुल्य के लिए, ये सममित के लिए और ये संक्रमक के लिए। तो यहाँ पे हमको तुल्यता संबंध की बात कर रहा है। ठीक है, तो 1,1 है तो 2,2 3,3 भी होगा। फिर इसके में 1,2 और 2,1 में यहाँ पर ले लेती हूँ। ठीक, यदि मैं इसकी बात करती हूँ तो ये आपको समतुल्य दिख रहा है। ठीक है, सममित दिख रहा है, जी हाँ, 1,2 है तो 2,1 भी है। दूसरा, संक्रमक दिख रहा है। अगर मैं संक्रमक की बात करूं यहाँ पे तो मुझे क्या मिल रहा है, यहाँ पे मान लो कि 2,2 को अगर मैं लेती हूँ, ठीक है ना, 2,2 यदि आर के अंदर है, ठीक है ना, और फिर यहाँ में 2,1 भी यदि आर के अंदर है, तो यहाँ से मुझे बताइए क्या मिलेगा। यहाँ से अगर मैं देखूं तो ये दो कॉमन आया, यानी कि 2,1 भी आर के अंदर होना चाहिए, तो वो उसमें है। यानी कि यहाँ पे अगर मैं बात करती हूँ तो ये जो मेरा बना ये क्या है, एक मेरा तुल्यता संबंध बन गया। ठीक है, एक रिलेशन बन गया। R2 की अगर मैं बात करूंगी तो अब क्या लेंगे अपन, 1,1 है, 2,2 भी है, 3,3 भी है, 1,2 है तो 2,1 भी है, अगर 1,3 है तो 3,1 भी होगा। इतना तो ठीक है, लेकिन अगर आपको इसको बनाना है क्या, संक्रमक भी, तो आपको 3,2 है तो 2,3 भी रखना पड़ेगा। जो कि अभी मैंने इससे पहले जो क्वेश्चन कराया था उसके हिसाब से अगर इसको आपको बताना है, संक्रमक बताना है, तो एक अपना ये बनेगा। ठीक, तो यानी कि आपका अगर आप बात करते हैं कि 1,2 को सम्मिलित करने वाले तुल्यता संबंधों की संख्या कितनी होगी, तो भाई वो 2 होंगे। यहाँ पे 1,2 को सम्मिलित अगर हमने किया तो 1,1 भी है, 2,2 भी है, और 1,2 है तो 2,1 भी है। ठीक, इस तरीके से यहाँ पे अगर देखें तो एक फॉर्मूला ये वाला बन जाता है, जो कि हमारा पूरा सार्वत्रिक संबंध हो जाता है। इसमें कि पूरे के पूरे 9 अवयव हमारे यहाँ पे आ जाते हैं। तो 1,2 को सम्मिलित करने वाले तुल्यता संबंधों की संख्या कितनी हो जाएगी, यहाँ से अगर देखें तो 2 हो जाएगी। यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी एकदम करेक्ट आंसर। समझ में आया आपको। ठीक है, एक रिलेशन तो मेरा यहाँ पे ये बन गया जो कि मेरा तुल्यता संबंध है, और दूसरा जब मैंने इसमें 1,3 और 3,1 रखा तो इसके हिसाब से मुझे भी 3,2 2,3 भी रखना पड़ा। क्यों, क्योंकि इसको संक्रमक भी बताना है, क्योंकि तुल्यता संबंध की बात कर रहा है, और तुल्यता संबंध समतुल्य भी होता है, सममित भी होता है, संक्रमक भी होता है। ठीक है ना भाई, क्योंकि अगर आप यहाँ से इसमें देखेंगे तो यदि में 3,1 है और 1,2 है तो 3,2 भी होना चाहिए, जो मैं आपको प्रीवियस वाले क्वेश्चन में बताया था। इस हिसाब से मेरे को अब 3,2 रखा तो 2,3 भी रखना पड़ा, क्योंकि सममित बताना था। ठीक, तो ये हो जाएंगे अपने 2।
चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब है हमारे यहाँ पे क्वेश्चन, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पे दिया है कि समुच्चय ए बराबर ये दिया हुआ है में अवयव 4,5 वाले तुल्यता संबंधों की संख्या कितनी है। तो यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हैं तो 4, 5, 6 अपन को एलिमेंट दिए। इससे पहले वाला क्वेश्चन भी एकदम सेम था। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूंगी तो R1 मेरा एक जो बनेगा वो क्या बनेगा, चूंकि उसने बोला है कितना 4,5, 4,5 है तो स्वतुल्य के हिसाब से 4,4 भी होगा और 5,5 भी होगा और फिर 6,6 भी होगा। और यदि 4,5 है तो 5,4 भी होगा। ठीक, तो एक तो मेरा ये बन जाएगा जो कि मेरा स्वतुल्य है, संक्रमक भी है और सममित भी है। तो एक रिलेशन तो आपके पास में क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। और दूसरा जो R2 मेरा बनेगा ना, वो पूरे के पूरे 9 अवयव उसके अंदर होंगे, क्योंकि 1 2 3 3 है तो 3 × 3 बराबर कितने बनेंगे, 9, जो कि मेरा पूरा का पूरा सार्वत्रिक संबंध होगा, जिसमें क्या क्या होगा, 4,4 होगा तो 5,5 होगा, फिर 6,6 होगा, फिर इसके हमें 4,5 है तो क्या होगा, 5,4 भी होगा। फिर इसके हम अगर बात करूं 4,6 है तो 6,4 भी होगा। कितने होगा, 1 2 3 4 5 6 7, दो और हमारे बच रहे हैं। कौन से बच रहे हैं, वही 4,5 है तो 5,4 भी है, 4,6 तो 6,4 भी है। एक और मेरा बच रहा है यहाँ से 5,6 है तो 6,5 भी है। ठीक है, तो ये कि मेरा जो है वो ये वाला बनने वाला है, जिसमें कि हमारे क्या होंगे, 9 के 9 अवयव होंगे, जो कि मेरा सार्वत्रिक संबंध होगा। ये भी पूरा क्या है, संक्रमक भी है, स्वतुल्य भी है और सममित भी है। अगर आप इन दोनों को, इन तीनों कसौटियों पे अगर कसोगे, यानी कि स्वतुल्यता की, सममित और संक्रामकता देखोगे, तो आपको पता चलेगा कि हाँ भाई ये जो है तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। ठीक है ना, अगर आप इसमें देखो तो स्वतुल्य है, ठीक है भाई, संक्रमक है और सममित भी है। और अगर संक्रमक की बात करती हूँ मैं तो वो भी यहाँ पर होगी। जैसे कि हम देखो 5,5 और 5,4, ठीक है ना, तो 5,4 भी है। ठीक है, इस तरीके से अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो इसमें पूरे के पूरे 9 एलिमेंट अपने जो है वो आ गए हैं। और ये तो भाई सममित भी है, संक्रमक भी है, संक्रमित भी है, संक्रमक भी है और स्वतुल्य भी है। तो यहाँ पे कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 2 ही हो जाएगी। ठीक, तो समुच्चय बराबर 4 5 6 में अवयव 4,5 वाले तुल्यता संबंधों संख्या कितनी है, 2 है। माना n में संबंध RA RB से परिभाषित है, यदि 2a + 3b बराबर 30 है, तब R बराबर जो है वो क्या क्या होने वाला है। तो यदि आप यहाँ से थोड़ा सा देखेंगे तो 2a + 3b बराबर कितना दे रखा है, 30। यदि मैं यहाँ से b की वैल्यू निकाल लूं तो 30 - 2a, तो b बराबर क्या हो जाएगा, 30 - 2a अपॉन में 3। क्योंकि यहाँ पे वो बोल रहा है कि माना n में, मतलब कि वो नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्याओं की बात कर रहा है। प्राकृतिक संख्याएं 1 से अपनी शुरू होती है, क्योंकि उसमें ऋणात्मक भी नहीं होता और 0 भी नहीं होता। तो प्राकृतिक संख्याओं की बात कर रहा है, कि a और b हमारे जो नंबर होने वाले वो प्राकृतिक संख्याएं होने वाली है। ठीक, उसने बोला कि माना n में संबंध R B से परिभाषित है, ठीक है ना, n में यानी कि प्राकृतिक संख्याओं की बात हो रही है। तो यहाँ पे अगर मैं क्या क्या वैल्यू लू कि मुझे जो है v की जो है वो वैल्यूज मिले, तो देखो यहाँ पे जरा यहाँ पे अगर मैं बात करती हूँ, यहाँ पे क्या दिया है, b बराबर आपस में ये आ रहा था, हमें a की वैल्यू ऐसी रखनी है कि हमको क्या मिले, यहाँ पे प्राकृतिक संख्याएं ही मिले। तो यदि मैं यहाँ पे 1 रखूंगी तो यहाँ पे यदि मैंने a की जगह 1 रखा तो 30 - 2 कितना हो जाएगा मेरे पास में, 28, और 28 का भाग 3 में जाएगा। ठीक है, तो दशमलव की आएगी, यानी कि प्राकृतिक नंबर नहीं आएगा, तो 1 तो नहीं होगी। 2 की अगर मैं बात करूं तो 2 दूनी 4, 30 में से 4 गए कितना है, 26, 26 से 3 का भाग जाएगा, नहीं जाएगा। फिर इसके बाद बात करती हूँ मैं 3 की, तो 3 दूनी 6 और 30 में से 6 गए तो कितने बचे, 24, और 24 अपॉन में 3, मतलब कि 24 से भाग देंगे 3 कितना आया, 8। यानी कि आपको क्या मिल गया, यहाँ पे a की वैल्यू जो आपने 3 रखी तो b की वैल्यू आपको कितनी मिल गई, 8। अगर यार इसमें यहाँ पे रख के भी देखेंगे तो 3 दूनी क्या हो जाएगा, 6, और यहाँ पे हो जाएगा 8 का मान 8 2 8 24, तो 6 + 24 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 30 हो जाएगा। ठीक है, तो एक तो अपना कौन सा आ गया, यहाँ पे 3,8 आ गया। दूसरा अगर मैं बात करती हूँ, यहाँ पे ये हो गया 4 की अगर मैं बात करूं तो 4 दूनी 8, ठीक है ना, 30 में से 8 गए कितने बचे, 22, नहीं जाएगा भाग। ठीक है भाई, फिर क्या हम बात करते हैं अपन यहाँ पे 5 की, तो 5 दूनी 10 कितना जाएगा, 20, नहीं जाएगा भाग। फिर बात करते हैं यहाँ पे अपन 6 की, 6 दूनी 12, और 30 में से 12 गए तो कितने बचे, 30 में से यदि मैं करती हूँ यहाँ पे 12, 30 में से यदि 12 जाएंगे कितने बचेंगे मेरे पास में, यहाँ से 18 बचेंगे, यानी कि 18 से भाग जाएगा आराम से 3 का, 3 छंग 18 होता है। तो ये वाला क्या बन जाएगा मेरे पास में, एक 6 कोमा क्या बन जाएगा, 3 छंग 18, ठीक है, तो 6 बन जाएगा। ठीक है ना, बी की वैल्यू क्या जाएगी, 6 पे जब अपन 1 6 रखेंगे तो बी की वैल्यू क्या जाएगी, 6 आ जाएगी। फिर बात करती हूँ अगर मैं 7 की, तो 7 दूनी कितना हो जाएगा, 14, 30 में से 14 जाएंगे तो भाग जाएगा, 3 से नहीं जा पाएगा। 8 की अगर मैं बात करती हूँ तो 8 दूनी कितने होगा यहाँ पे, 16, 30 - 16 अगर अपन करेंगे तो क्या भाग जाएगा, नहीं जा पाएगा 3 से। ठीक है भाई, फिर अब बात करती हूँ मैं यहाँ पे 9 की, तो 9 दूनी कितना हो जाता है मेरे पास में यहाँ पे 18। ठीक,
18 हो जाता है। अब 30 में से जब 18 जाएंगे कितने बचेंगे 12, 12 का भाग जब 3 से लेंगे कितने बचेंगे अपने पास में 4। तो यानी कि जब मैंने 9 रखा तो मुझे बी की वैल्यू क्या मिल गई 4 मिल गई। ठीक है, फिर इसके हम अगर बात करती हूँ यहाँ पे अगर मैं रखती हूँ कितना 10, ए की वैल्यू 10 रखते हैं तो क्या मिलेगा 20, और 30 में से 20 जाएंगे 10 बचेंगे, नहीं मुझे नहीं मिलने वाली है यहाँ पे भाई, नेचुरल नंबर नहीं मिलेगा है ना, दशमलव में संख्या आ जाएगी। फिर अगर मैं बात करती हूँ 11 की, और 11 को 30 में 11 11 की बात करें तो 11 इंटू 2 कितना हो जाएगा 22, 30 में से 22 कितने बचे 8, नहीं जाएगा भाग। अब बात करते हैं 12 की, तो 12 दूनी क्या हो जाएगा 24, ठीक, और 30 माइनस 24 कितना आ गया 6, तो भाग चला जाएगा। 3 दूनी क्या होता है मेरे पास में यहाँ पे 6 होता है, तो 12 इंटू में क्या जाएगा मेरे पास में 2। और यदि आप यहाँ पे इसको रख के भी देखेंगे तो ये सेटिस्फाई हो जाएगी कंडीशन, यानी कि 3,8 जब आप यहाँ पे वैल्यू रखते हैं ना ए और बी की तो आपको 30 मिलेगा। जैसे कि 9 को रख के देखते हैं तो 9 दूनी कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18, 18 और यहाँ पे करेंगे 4 12, तो 4 12 प्लस 18 कितना हो जाता है यहाँ पे 30 हो जाता है। इस तरीके से 12 दूनी 24 और 30 दूनी 3 दूनी 6, 24 प्लस 6 कितना हो गया 30 हो गया। तो आपके पास में ये जो है मिल के आ जाएगा। अगर आप आगे भी देखना चाहें तो 13 की अगर मैं बात करती हूँ तो 13 कम 13, 13 दूनी 26, 30 माइनस 26 4 बचेगा नहीं आएगा। फिर अगर बात करते हैं 14 की, तो 14 दूनी 28, 30 में से 28 जाएंगे 2 बचेगा नहीं जाएगा। फिर अगर बात करती हूँ 15 की, तो 15 दूनी 30, 30 में से 30 गया 0 हो गया। फिर अगर बात करती हूँ 16 की, तो 16 दूनी 32, 30 माइनस 32 करें तो माइनस में नेगेटिव वैल्यू चली जाएगी है ना, ऋणात्मक आ जाएगा, और प्राकृतिक संख्या ऋणात्मक होती ही नहीं है। आगे आगे अगर आप बगोगे सब कुछ क्या आएगा ऋणात्मक आएगा, यानी कि आपका जो रिलेशन बन के आएगा ना वो ये आएगा। ठीक है, बात समझ में आई आपको। तो आपकी जो यहाँ पे दिया हुआ था कि माना एन में संबंध आर ए आर बी से परिभाषित है, और यदि 2a + 3 = 30 है तब आर बराबर क्या होने वाला है, तो आर बराबर वैल्यू आएगी 3,8, 6,6, 9,4 और 12,2। यदि आप इसको ए और बी के स्थान पर रख के देखेंगे तो 30 आपको यहाँ पे मिलने वाला है। यदि आप इसको शॉर्ट ट्रिक से भी देखें तो 3 से यहाँ पे आपको भाग देना था, तो अगर आप देखें तो किस किस से भाग गया है, 3 से गया है, ठीक है, फिर 6 से गया है, फिर 9 से गया है, और फिर 12 से गया, यानी कि 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 चौके 12, यानी कि 3 में जितने भी अपने पहाड़े में जितनी संख्याएं आती है उनसे अपना जो है यहाँ पे इसका जो है भाग गया और हमको प्राकृतिक संख्या प्राप्त हुई। चलिए आगे देखते हैं। एफ मैपिंग एक्सटेंड्स टू बाय आच्छादक फलन है तब एफ का परिसर हो। मैंने बताया था यहाँ पे कि जब आच्छादक फलन होता है तो परिसर सह प्रांत के बराबर होता है, यानी कि यहाँ पे एफ का परिसर क्या होने वाला है, यहाँ पे बाय होने वाला है। ठीक है ना, आपको पता है एफ ऑफ एक्स बराबर क्या होता है, बाय होता है, तो यहाँ पे क्या जाएगा बाय, यानी कि सह प्रांत परिसर के बराबर होता है। समुच्चय बराबर 1 2 3 4 5 6 में क्या दिया हुआ है, आर बराबर एक्स कोमा बाय, बाय से भाज्य है एक्स से, द्वारा परिभाषित संबंध एक सौतुल तथा संक्रामक संबंध है, ये आपको बताना है। मैं इसको यहाँ पे सारा रफ कर देती हूँ कि मुझे पता है कि आप मेरे साथ सॉल्व करते जा रहे हैं और आपने सब कुछ बढ़िया तरीके से समझ लिया है, ताकि आएगा क्वेश्चन अपन सॉल्व कर पाए। ठीक है, चलिए देख लेते हैं जल्दी से। क्या बोल रहा है उसमें उसने कि समुच्चय बराबर 1 2 3 4 5 6 में आर बराबर ये, इसमें उसने बोला है कि बाय जो है वो भाज्य है किससे, एक्स से। ठीक, कंडीशन क्या रही कि एक्स कोमा बाय इस तरीके से होंगे कि बाय जो है ना वो भाज्य होगा किससे, एक्स से, यानी कि बाय में भाग दिया जा सकता है एक्स से। द्वारा परिभाषित संबंध आपको बताना है कि सौतुल्य और संक्रामक है। तो पहले हम संबंध बनाए तो यदि मैं इसमें बात करूं आर की तो क्या बनने वाला है, कितने हैं 1 2 3 4 5 6 हैं। ठीक, अगर मैं बात करती हूँ तो 1 1 तो इसमें होगा ही, ठीक है, 2 2 इसमें होगा, 3 3 इसमें होगा, 4 4 होगा, 5 5 भी होगा और 6 6 भी होगा। क्यों, क्योंकि ये आपस में क्या है, यहाँ पे अगर आप देखें तो x जो है सॉरी बाय जो है वो भाज्य होगा यहाँ पे किससे, x से। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि 1 भाज्य 1 से, 2 भाज्य 2 से, 3 भाज्य 3 से। ठीक है, अब बात करते हैं 1 से, तो 1 से भी हमारे सारे के सारे जितने भी अवयव हैं वो भाज्य होंगे, तो 1,2 रख सकते हैं, 1,3, 1,4, 1,5 और 1,6 भी आने वाला है। ठीक है भाई, ठीक है। अब बात करते हैं 2 की, तो 2 से यहाँ पे क्या क्या भाज्य होने वाला है, 2 से यहाँ पे अगर आप देखें 2 भाज्य होगा वो तो मैंने लिख ही दिया है। क्या 3 भाज्य होगा, नहीं 4 होगा। ठीक है, वो क्या होगा यहाँ पे अपना 6 होगा। फिर अगर बात करती हूँ मैं 3 से, तो 3 से क्या क्या भाज्य होगा, तो 3 से मेरा सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे अगर आप देख पाएंगे तो सिर्फ 6 ही भाज्य हो पाएगा और बाकी 3 होगा जो मैं ऑलरेडी लिख चुकी हूँ। ठीक, ये हो जाएगा। फिर 4 से कुछ भाज्य होगा क्या, नहीं, 5 से नहीं, 6 से भी कुछ भी भाज्य यहाँ पे नहीं होने वाला है। तो यहाँ पे आपको कितने अवयव मिल गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 अवयव आपको यहाँ पे मिल गए जो कि इस वाली कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं कि बाय क्या है, भाज्य है एक्स से। तो यहाँ पे आप मुझे बताइए कि सौतुल्य संक्रामक संबंध है। जी हाँ, इस सौतुल्य है, आपको दिख ही रहा है। ठीक, स्वयं से स्वयं का संबंध है। दूसरा अगर हम बात करती हूँ यहाँ पे इसकी संक्रामक की, संक्रामक की अगर आप यहाँ पे बात करते हैं तो किसी भी आप अवयव को ले सकते हैं। जैसे कि यदि आप यहाँ पे जो दो कॉमन हो पीछे की टर्म,
यानी कि यदि आप यहाँ पे किसी एक को भी उठा करके चेक कर लें तो आपको क्या मिल जाएगा, वो संक्रामक मिल जाएगा। जैसे कि देखो 2,2 यदि R के अंदर है और फिर 2,6 भी R के अंदर है, तो क्या 2,6 R के अंदर है? जी हाँ है। ठीक, तो ये क्या है हमारा यहाँ पे संक्रामक B है, यानी कि सम्मित नहीं है। अगर आप देखो यहाँ पे सम्मित क्यों नहीं है, क्योंकि यदि यहाँ पे 1,3 है तो 3,1 नहीं है, 1,4 है तो 4,1 नहीं है, इस तरीके से 3,6 तो 6,3 नहीं है। ठीक, तो ये क्या नहीं है हमारा यहाँ पे सममित नहीं है। तो ये जो हमारा रिलेशन बन के आया वो मेरा ये बन के आया, जो कि क्या है, स्वतुल्य भी है और संक्रामक भी है, लेकिन सममित नहीं है। तो उसने बोला कि समुच्चय बराबर इस पर, इससे भाज्य तो परिवाहिक संबंध R एक स्वतुल्य संक्रामक संबंध है, तो वो संबंध मेरा ये बन गया, जो कि मेरा क्या है, स्वतुल्य भी है और संक्रामक भी है। ठीक, समझ में आया बढ़िया तरीके से। चलिए, तो ये आपके एक नंबरी प्रश्न यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न यहाँ पे मेरे को लगता है कंप्लीट हो गए हैं। अब हम बढ़ते हैं आगे और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। तो देखिए भाई, हमको यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो क्या कह रहा है। तो अभी हमने पूरे के पूरे क्या देख लिए, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। अब हम इंपॉर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे जो कि आपको एग्जाम में पूछ सकता है। चलिए, समुच्चय ए बराबर आपको दे रखा है 1, 2, 3 में परिभाषित संबंध R बराबर ये को सिद्ध कीजिए कि यह क्या है, स्वतुल्य है लेकिन ना तो सममित और ना ही संक्रामक है। इसको तो आप देखते ही सॉल्व कर लेंगे क्योंकि आपको सारी कंडीशंस क्या है पता ही है, लेकिन एग्जाम में आपको स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन लिख करके आना है। तो यहाँ पे अगर आप मुझे बताइए देख करके ही कि R बराबर आपको दिया हुआ है, तो बताइए कि क्या है, स्वतुल्य है? जी हाँ, 1,1 भी है, 2,2 भी है और 3,3 भी है। सही बात है। अब बताइए कि क्या ये सममित है? नहीं है। 1,2 है लेकिन 2,1 कहाँ है? 2,1 तो नहीं है। 2,3 है तो 3,2 भी नहीं है। ठीक, तो ये क्या नहीं है, सममित नहीं है। अगर मैं बात करती हूँ संक्रमक की, संक्रमक के लिए अगर आप देखें तो आप एक आध कंडीशन देख सकते हैं, जैसे कि इसको ही देख लीजिए कि भाई जब 1,2 R के अंदर है और 2,3 R के अंदर है, तो इसके हिसाब से 1,3 R में होना चाहिए था। जब वो क्या होता है मेरे पास में यहाँ पे संक्रमक होता। लेकिन बताइए कि क्या 1,3 R के अंदर है? नहीं है, यानी कि ये क्या नहीं है, संक्रमक नहीं है। ठीक है ना। तो जब आपको सारी की सारी कंडीशंस बढ़िया तरीके से समझ में आ जाती है तो आप देख के भी क्वेश्चन को बता सकते हो कि ये क्या है। लेकिन ऐसा आपको सिर्फ और सिर्फ वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में करना है। अगर ये आपके इस तरीके से 2 नंबर या 3 नंबर या 4 नंबर ही आ जाते हैं तो आपको पूरा पूरा लिख करके आना है। पहले लिखना है भाई स्वतुल्य चेक करेंगे, दूसरे में लिखेंगे हम कि भाई सम्मित चेक करेंगे और तीसरे में लिखेंगे कि संक्रमक चेक करेंगे। ठीक, तो यहाँ पे तो आपको पता चल गया कि स्वतुल्य है लेकिन ना तो सम्मित है और ना ही क्या है, संक्रमक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिद्ध कीजिए कि प्राकृत संख्याओं के समुच्चय n में, ठीक है ना, R बराबर आपको ये दिया हुआ है द्वारा प्रदत्त संबंध ना तो सम्मित है, ना स्वतुल्य और ना ही संक्रमक है। यहाँ पर आपको संबंध दिया नहीं है, एक बॉक्स के अंदर आपको बनाना है। ठीक, तो कंडीशन क्या दे रखी है, उसने क्या बोला हमको यहाँ पे कि सिद्ध कीजिए कि प्राकृत संख्याओं के समुच्चय n में। ठीक, तो R बराबर क्या दे रखा है आपको यहाँ पे, यानी कि हमारे x, y जो होने वाले हैं वो क्या होने वाली है, प्राकृत संख्याएं ही होने वाली है। ठीक है, x प्लस 5 दे रखा है तथा उसने हमको दे रखा है कि x जो है वो छोटा है किससे, अपने यहाँ पे 4 से। ठीक है भाई, ठीक है, तो x सबसे पहले हम लेते हैं कि x अगर 4 से छोटा है तो क्या क्या आ जाएंगे इसके अवयव, 1, 2 और 3। ठीक है, दूसरा y के लिए उसने हमको क्या कंडीशन दे रखी है कि x प्लस 5। ठीक, तो यदि मैं 1 में प्लस 5 करती हूँ तो मेरे पास में क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। फिर 2 में प्लस 5 करती हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, 5, 6, 7 मिलेगा। ठीक, और फिर मैं 3 में प्लस 5 करती हूँ तो 5, 6, 7, 8 मिलेगा, है कि नहीं। तो यदि x के मान मेरे पास में ये है, क्योंकि उसने बोला है कि x 4 से छोटा है तो 1, 2, 3 आने वाले हैं, और y उसने बोला कि x प्लस 5 है तो वो मेरे पास में क्या बनेगा, ये बनेगा। यानी कि आपके पास में जो रिलेशन x, y का निकल के आया वो क्या आया, जब एक है तो y कितना है मेरे पास, 6 है। x जब 2 है तो y कितना है, 7 है। और x जब 3 है तो y कितना है मेरे पास में, यहाँ से 8 है। तो ये मेरे पास में रिलेशन निकल के, संबंध निकल के आया। अब उसने बोला कि बताइए कि ना तो सम्मित है, ना स्वतुल्य, ना संक्रामक है। आप मुझे बताइए कि ये कुछ है क्या इनमें से, नहीं है। क्यों, क्योंकि देखो 1,1 नहीं है, 2,2 नहीं है, 3,3 नहीं है। ठीक है ना, स्वयं से संबंध तो है ही नहीं अवयव का, यानी कि स्वतुल्य नहीं है। दूसरा अगर मैं बात करती हूँ सम्मित की बात करें तो 2,7 प्लस 7,2 है क्या, नहीं है। 1,6 तो 6,1 है क्या, नहीं है। 3,8 तो 8,3 है क्या, नहीं है। दूसरा अगर बात करते हैं संक्रमक की तो वो भी नहीं है। ठीक है ना, यहाँ पर अगर आप देखें तो संक्रमक भी ये संबंध नहीं है, यानी कि ये संबंध ना तो सम्मित है, ना स्वतुल्य हो, ना ही क्या है, संक्रमक है।
ठीक है, तो आपको पहले यहाँ पे क्या करना पड़ा कि संबंध को बनाना पड़ा, फिर उस पे आपने ये चीजें बताई। तो हमने आपको हर तरीके के क्वेश्चन जो हैं वो करवा रहे हैं ताकि एक भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में मिस ना हो। अब हम देखेंगे यहाँ पे एक एक की और आच्छादक वाली कंडीशन। ठीक, क्वेश्चन दिया हुआ है, दर्शाइए कि एफ मैपिंग एन टेंड्स टू एन जो इस प्रकार से परिभाषित है, एक एक की और आच्छादक दोनों है। ठीक है भाई, देख लेते हैं। सबसे पहले आपको दे रखा है यहाँ पे फंक्शन कैसे दे रखा है, एफ ऑफ एक्स बराबर फलन दे रखा है एक्स प्लस वन यदि एक्स विषम है और एक्स माइनस वन यदि एक्स सम है। ठीक है, बढ़िया। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे एक एक के लिए, हम यहाँ पे इसको सबसे पहले सॉल्व करके देखते हैं। ठीक, एक एक के लिए हमारी कंडीशन आपको पता ही है क्या होती है, एफ ऑफ एक्स वन बराबर क्या होता है, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स टू होता है, और उस केस में हमारा एक्स वन बराबर एक्स टू आना चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर आप बात करें तो यहाँ पे विषम और सम यानी कि ऑड और इवन की दो कंडीशन हमको यहाँ पे दे दी गई है। ठीक है ना, तो यहाँ पे हमारे क्या क्या केसेस बन सकते हैं, अगर हमको इसमें मान रखना पड़ेगा तो हमको देखना पड़ेगा ना कि हम सम ले रहे हैं कि विषम ले रहे हैं, और चूंकि हम एक्स वन और एक्स टू ले रहे हैं तो एक बार हम इसको सम लेंगे, एक बार विषम लेंगे, एक बार सम विषम, तो देखो क्या कंडीशन बनेगी। तो यदि एक कंडीशन में मिल जाएगी कि एक्स वन और एक्स टू दोनों क्या है मेरे पास में यहाँ पे विषम है। ठीक, एक बनेगी कि एक्स वन एक्स टू दोनों क्या है यहाँ पर ये सम है। ठीक, दो कंडीशन बन गई, ए पहली दूसरी। तीसरी अपनी क्या बन जाएगी कि एक्स वन जो है वो क्या है मेरे पास में यहाँ से विषम है, और x2 क्या है मेरे पास में यहाँ से सम है। ठीक, और चौथी कंडीशन जो बनेगी वो बनेगी कि x1 जो है वो क्या है मेरे पास में यहाँ से सम है, और x2 क्या है वो क्या है विषम। ठीक है, ये चार कंडीशन मेरी यहाँ पर बन जाएंगी। ठीक है, चलिए अब हम एक एक करके इन चारों कंडीशन पे देखते हैं कि ये क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं विषम के लिए, तो x1 और x2 जब दोनों की दोनों विषम है तो उस स्थिति में हमको लेना है x प्लस वन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x1 प्लस वन बराबर में क्या हो जाएगा x2 प्लस वन, तो वन से वन तो यहाँ पे कट जाएगा। ठीक, क्या जाएगा यहाँ पे x1 बराबर x2, यानी कि ये हमारा क्या हो गया एक एक ही है। ठीक है, तो हमारा जो केस वन था उसमें क्या हो गया ये एक एक ही है। बात करते हैं अगर हम केस टू की, जबकि उसने क्या बोला कि x1 x2 दोनों की दोनों क्या है मेरे पास में यहाँ पे सम है। ठीक है, एफ ऑफ x1 बराबर क्या है एफ ऑफ x2 दोनों क्या है मेरे पास में यहाँ पे बराबर है, यानी कि दोनों क्या है मेरे पास में यहाँ से सम है। तो यदि दोनों सम है तो क्या हो जाएगा x1 माइनस वन बराबर x2 माइनस वन, यहाँ से ही माइनस वन से माइनस वन कट जाएगा, क्या आ जाएगा x1 बराबर x2। तो यहाँ पे भी क्या हो गया भाई कि ये जो है ना मेरे एक एक ही है, यानी कि सेकंड वाली मेरी जो कंडीशन थी उसमें भी क्या आ गया हमारा फलन एक एक ही आ गया। थर्ड कंडीशन की अगर मैं बात करती हूँ, जबकि उसने मुझसे क्या कह दिया कि x1 जो है वो विषम है और x2 जो है वो सम है, तो f ऑफ x1 बराबर क्या है मेरे पास में f ऑफ x2 है। उसने क्या बोला x1 विषम है, विषम के लिए क्या है x प्लस वन यानी कि x1 प्लस वन, और x2 क्या है मेरे पास में यहाँ पे सम है, और सम के लिए क्या है x माइनस वन यानी x2 माइनस वन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या जाएगा x1 माइनस में x2 बराबर माइनस वन, ये माइनस वन हो गया, तो यहाँ क्या आ गया x1 माइनस x2 बराबर माइनस टू। यदि मैं दोनों को आपस में चेंज कर दूं तो क्या जाएगा x2 माइनस x1 बराबर क्या जाएगा यहाँ पे 2। ये मेरे पास में यहाँ पे निकल के आया। अब आप मुझे बताइए कि क्या ये कंडीशन बन सकती है कि यदि यहाँ पे अपन ने क्या लिया था, अभी तीसरे वाले केस की हम बात कर रहे हैं, उसमें मैंने क्या बोला कि x1 विषम है, यानी कि ये क्या है मेरा विषम है और ये क्या है मेरा सम है, यानी कि वो कह रहा है कि सम को जब विषम में से माइनस करेंगे तो दो मिलेगा। क्या ऐसा पॉसिबल है, क्या ये संभव है, देखते हैं जरा। तो यदि मान लीजिए कि मैंने सम ले लिया दो और विषम ले लिया तीन, तो भाई मुझे तो माइनस वन मिल रहा है। यदि मान लीजिए कि मैंने कुछ और ले लेते हैं, सम ले लिया मान लो कि 6 और विषम मैंने ले लिया यहाँ पे मान लो कि 9, ठीक है ना, तो मुझे क्या मिल रहा है -3 मिल रहा है, यानी कि मुझे यहाँ पे दो तो मिल ही नहीं रहा, यानी कि ये क्या है मेरे लिए यहाँ पे असंभव है। क्या है ये पॉसिबिलिटी नहीं है, असंभव है, क्योंकि आपको अगर पता हो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 यदि आप इस तरीके से देखेंगे तो आपको जो सम और विषम संख्याएं मिलती हैं वो क्या मिलती है, अल्टरनेट नंबर्स मिलते हैं, यानी कि एक के बाद एक के बाद एक के बाद मिलते हैं, और इन दोनों के बीच में कितना गैप होता है, एक नंबर का, है कि नहीं। दो के बाद तीन, यानी कि ये सम है तो ये विषम है, ये विषम है तो ये सम है, ये सम है तो ये विषम है, यानी कि एक एक के गैप से, तो आपको दो अंक का डिफरेंस कभी नहीं मिलने वाला है, यानी कि ये कंडीशन क्या है मेरे लिए यहाँ
पे असंभव है, ठीक है ना। तो ये तो असंभव है ही नहीं। इस तरीके से आप केस 4 की बात करेंगे जो कि इसके ही जैसा है, जिसमें कि x1 को सम और x2 को विषम लिया है, तो वापस आपके पास में यही कंडीशन बनेगी। आप सॉल्व करके देख लीजिएगा तो उसमें भी यही निकलेगा कि वो भी केस क्या हो जाएगा, असंभव। यानी कि हमारा केस 3 और केस 4 दोनों क्या हो गए, निरस्त हो गए, असंभव हो गए। तो फिर अपने पास में जो केस 1 और 2 बचा जो कि वाकई में पॉसिबल थे, तो उसके लिए जब हमने यहाँ पे निकाला था तो वो मेरा एकदम सही आया था। उन दोनों में आया था कि हाँ भाई x1 बराबर x2 हमारे पास हो रहा था, यानी कि एक इनपुट के लिए एक ही आउटपुट यानी कि अद्वितीय मान हमको मिल रहा था। तो हमने बोल दिया कि हाँ भाई फलन हमारा क्या है, एक एक ही है। तो केस 1 और 2 के लिए हमारा फलन क्या आ रहा था, एक एक ही है। 3 और 4 तो हमारे निरस्त हो गए जो कि असंभव है। चलिए ये समझ में आ गया आपको, बढ़िया। अब बात कर लेते हैं हम आच्छादक की। ये आपको पूरा एग्जाम में बढ़िया तरीके से परीक्षक को समझा के आना है, लिख करके आना है। अब बात कर लेते हैं हम किसकी, बताया मैंने यहाँ पे आच्छादक की। आच्छादक के लिए कंडीशन क्या होती है, एफ ऑफ एक्स बराबर क्या होता है, मेरे पास में यहाँ से बाय होता है, ठीक है। तो हमारी ये जो कंडीशन होती है वो किसके लिए होती है, आच्छादक के लिए होती है। अब चूंकि यहाँ पे उसने हमको बोला है कि ये सम और विषम वाली बात है, तो एक बार हम ले लेते हैं कि x क्या है यहाँ पे इवन, और एक आप यहाँ पे हम ले लेते हैं पहले एक x क्या है यहाँ पे ऑड, और एक हम ले लेते हैं x क्या है इवन है। चलिए एफ ऑफ एक्स बराबर मैं बोल रही हूँ बाय। अब जब x हमारा ऑड है यानी कि x जब हमारा क्या है, विषम है, तो उस परिस्थिति में इसकी वैल्यू क्या है, x प्लस 1 बराबर बाय है, यानी कि बाय बराबर x प्लस 1। तो x बराबर क्या आ जाएगा मेरे पास में, बाय माइनस 1। दूसरा अगर मैं बोलती हूँ कि x इवन है यानी कि क्या है, सम है, ठीक है ना। x जब मेरे पास में क्या है, इवन है यानी कि सम है, तो एफ ऑफ एक्स बराबर क्या है मेरे पास में, बाय है। तो सम के लिए क्या है मेरे पास में यहाँ से x माइनस 1 बराबर बाय, तो बाय बराबर सॉरी बाय बराबर क्या हो जाएगा मेरे पास में यहाँ से x माइनस 1, तो x बराबर क्या आ जाएगा मेरे पास में यहाँ से बाय प्लस 1, ठीक। तो आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है कि जब उसने बोला आच्छादक की बात की तो एफ ऑफ एक्स बराबर बाय होता है, फिर मैंने एक बार सम के लिए लिया और एक बार विषम के लिए लिया। तो अब यहाँ पे आपको मिल रहा है क्या कि x अगर मैं बात करूं तो x बराबर क्या मिल रहा है आपको, एक मिल रही है कंडीशन बाय माइनस 1 और एक आपको कंडीशन मिल रही है क्या, बाय प्लस 1, ठीक, बढ़िया। यहाँ पर अगर आप देखें तो x क्या है, जब विषम है यानी कि ऑड है, तो जब x विषम है तो उस केस में मुझे बताइए कि यहाँ पे x क्या है, ये विषम है, तो बाय अगर हम अब तो बाय क्या होगा इस स्थिति में, बाय माइनस 1 जो निकल करके आएगा। यदि आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो x क्या है मेरा यहाँ पे विषम है, तो जब यहाँ पे x क्या है विषम है तो y क्या होगा यहाँ पे सम होगा ना, y क्या होगा यहाँ पे मेरा सम होगा ना। सम में जब आप एक यहाँ पे घटाएंगे तो क्या मिलेगी आपको, विषम वैल्यू मिलेगी, क्योंकि मैंने आपको बताया यहाँ पे कि सब क्या होते हैं, यहाँ पे एक एक के गैप से होते हैं, है ना, सम विषम एक एक के गैप से होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जब यहाँ पे मैं कह रही हूँ कि x मेरा विषम है, इसका मतलब ये है कि जब मैं यहाँ पे क्या करूंगी, जब मैं यहाँ पे मान लो कि y माइनस 1 है और मैं बोल रही हूँ कि x मेरा क्या है यहाँ पे विषम है, तो उस स्थिति में y जो होगा यहाँ पे मेरा सम होगा, लेकिन 4 माइनस 1 जब मैं करूंगी तो मुझे 3 मिलेगा, है कि नहीं। यानी कि y को मेरा यहाँ पे सम होना पड़ेगा, और सम में से जब 1 जाएगा तो विषम संख्या मिलेगी, तो हमारा x क्या होगा यहाँ पे विषम होगा, यानी कि यहाँ पे y क्या है मेरा सम है, ठीक। दूसरा अगर मैं देखती हूँ y प्लस 1 की बात करते हैं, यहाँ पे x क्या है मेरा सम है, x अगर मेरा यहाँ पे सम है, इसका मतलब ये है कि यदि मैं यहाँ पे x सम कब होगा, जबकि y विषम होगा, यानी कि विषम में जब एक को हम यहाँ पे जोड़ेंगे तो हमको क्या मिलेगी, यहाँ पे सम संख्या मिलेगी, यानी यहाँ पे मेरा y क्या है विषम है, ठीक है। और ये सब कुछ किस में बिलोंग कर रहा है, हमारा यहाँ पे नेचुरल नंबर के अंदर ही, यानी प्राकृतिक संख्याओं के अंदर ही। यानी कि हमको यहाँ से क्या मिल गया कि हमको प्रत्येक y जो बिलोंग कर रहा है किसके अंदर, n के अंदर, हमको एक क्या मिल रहा है, प्रति चित्रांक मिल रहा है, किसका, x का, हमको एक क्या मिल रहा है, प्रति चित्रांक मिल रहा है x, जिसमें कि हमको y माइनस 1 और y प्लस 1 मिल रहा है, जबकि y माइनस 1 मिल रहा है जब y सम है, और y प्लस 1 मिल रहा है जबकि y क्या है मेरा यहाँ पे विषम है। और ये पूरा का पूरा भी क्या बिलोंग कर रहा है, n के अंदर, फॉर ऑल, यानी कि प्रत्येक y बिलोंग्स टू n के अंदर। यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, हमको y के हर एक एलिमेंट के लिए, अवयव के लिए x में क्या मिल रही है, एक प्री इमेज मिल रही है, यानी कि प्रतिचित्रण मिल रहा है। तो हमारा यहाँ पे क्या हो रहा है कि सहप्रांत जो है वो मेरा बराबर हो रहा है किसके, परिसर के।
समझे आप कि यहाँ पे मेरा जो परिसर है वो सहप्रांत के या सहप्रांत जो है वो परिसर के बराबर यहाँ पर हो रहा है, क्योंकि हम यहाँ पे इसको लेके चले थे। तो आपको यहाँ पे क्या मिल गया, बाय के सारे अवयवों के लिए एक्स में क्या मिल गया, प्रतिचित्रण मिल गया, प्री इमेज मिल गई, यानी कि सहप्रांत जो है वो बराबर हो गया किसके, परिसर के। ठीक है ना, तो ये हो जाता है यहाँ पे आपके लिए क्या कि अब जब सहप्रांत परिसर के बराबर हो गया, यानी कि हमारा जो ये फलन है वो क्या है, आच्छादक है। ठीक, तो ये अपना जो फलन है वो एकेकी और आच्छादक दोनों है, ये हमने प्रूव करके बता दिया। ठीक भाई, समझ में आया, मजा आ रहा है, बढ़िया। तो इस तरह का क्वेश्चन आपको जो है वो 4 नंबर में आपसे पूछा जा सकता है, जो कि हमने आपको पहले ही एक पॉसिबिलिटी संभावना बता दी कि आ सकता है। हर तरह के क्वेश्चन आपको करा रहे हैं। चलिए, ये वाला क्वेश्चन है कि मान लीजिए कि a बराबर ये b बराबर दर्शाइए कि f ऑफ x बराबर क्या दे रखा है हमको यहाँ पे, जल्दी देखिए, f ऑफ x बराबर x माइनस 2 अपॉन में क्या दे रखा है, x माइनस 3 द्वारा परिभाषित फलन एफ मैपिंग टू बी एक आच्छादक है। अपने उत्तर का औचित्य भी बताइए। आपको बताना है कि भाई ये आपको फलन दे रखा है, इसको बताइए कि एक आच्छादक दोनों है। चलिए कर लेते हैं। सबसे पहले करते हैं एफ ऑफ x1 बराबर एफ ऑफ x2। आपको पता चल ही गया है कि एक के लिए कंडीशन है, तो मैंने यहाँ पे रख दिया क्या, x1 माइनस 2 अपॉन में x1 माइनस 3 बराबर x2 माइनस 2 अपॉन में x2 माइनस 3। चलिए कॉपी पेन लेके आप बैठे हुए हैं, बढ़िया। जल्दी से आप जो है इसका यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, यानी कि इसका इसमें और इसका इसमें यहाँ पे आप इंटू करेंगे, यानी कि x1 माइनस 2 और x2 माइनस 3 बराबर क्या जाएगा मेरे पास में यहाँ से, x2 माइनस 2 और x1 माइनस 3। और जब आप इसको पूरा का पूरा बढ़िया तरीके से सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा क्या, x1 बराबर x2। और यहाँ से हमारा प्रूफ हो जाएगा क्या कि भाई ये फलन जो है ना मेरे पास में ये एक ही है। अभी आपके लिए होमवर्क में है, आपको खुद कॉपी पेन लेके बैठे हुए हो, तो फटाक से इसको यहाँ पे आपस में गुणा करके उसको पूरा आप सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट को ओपन करेंगे, सॉल्व करेंगे, कुछ टर्म जो है वो कैंसिल हो जाएंगी, कट जाएंगी, माइनस प्लस क्यू, बाकी आपका जो है ये x1 बराबर x2 बचने वाला है, जो कि एक ही है, फलन को बता देगा। मैं बात करती हूँ अब यहाँ पे आच्छादक की। आच्छादक का केस अगर मैं देखती हूँ तो मुझे पता है क्या है, वो एफ ऑफ एक्स बराबर क्या है, बाय है। यहाँ पे क्या दे रखा है मेरे को, x माइनस 2 अपॉन में x माइनस 3 बराबर क्या दे रखा है, बाय दे रखा है। अब हम x की वैल्यू निकालते हैं बाय के टर्म्स में, तो यहाँ पे देखिए जरा क्या हो जाएगा, x माइनस 2 बराबर क्या जाएगा यहाँ पे, बाय x माइनस 3। तो क्या मिल जाएगा मुझे यहाँ से, x माइनस 2 बराबर x बाय माइनस में 3 बाय। ठीक है, बाय वाली टर्म्स को अलग करना है, x की वैल्यू निकालना, तो यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ से मुझे मिल जाएगा x माइनस 2 और फिर यहाँ पे इधर पे आप इसको लेके जाइए, माइनस में क्या जाएगा, x बाय बराबर क्या जाएगा, माइनस का 3 बाय। ठीक है, अब यहाँ से अगर आप देखेंगे तो x माइनस एक्स बाय बराबर क्या जाएगा, यहाँ से अगर 2 को ले आऊंगे तो 2 माइनस में 3 बाय। ठीक, यहाँ से अगर आप कर लेंगे x को कॉमन तो क्या मिलेगा, 1 माइनस बाय बराबर 2 माइनस 3 बाय। सही जा रहे हैं जी, हाँ। 2 को अगर आप ले आएंगे 2 प्लस का हो जाएगा, माइनस का 3 बाय, वैसा का वैसा। तो x बराबर क्या मिल जाएगी यहाँ से, 2 माइनस 3 बाय अपॉन में 1 माइनस बाय। तो आपको यहाँ पे क्या हो गया, x की कोई वैल्यू मिल गई बाय के टर्म्स में। अब आपको पता है कि f ऑफ x बराबर बाय हमको प्रूफ करना है, तो चलिए हमारे पास में जो फलन है उसको हम ले लेते हैं। f ऑफ x बराबर क्या रखा है, x माइनस 2 अपॉन में x माइनस 3। ऐसे सवालों में आपको पहले कंडीशन लगा के x की वैल्यू निकाल लेनी है, बाय के टर्म्स में निकाल ली। अब x की वैल्यू आप इसमें रख के सॉल्व करें जल्दी से। तो यहाँ पे क्या जाएगा, 2 माइनस 3 बाय अपॉन में 1 माइनस बाय माइनस 2 अपॉन में क्या जाएगा यहाँ पे, 2 माइनस 3 बाय अपॉन में 1 माइनस बाय हो जाएगा क्या, माइनस में 3। तो यहाँ क्या मिलेगा आपको, 2 माइनस 3 बाय माइनस का 2 माइनस माइनस प्लस का 2 बाय। अगर आप देखेंगे तो 1 माइनस बाय से 1 माइनस बाय कैंसिल होने वाला है। चलिए अभी लिख लेते हैं। यहाँ पे अपन एलसीएम लेंगे, क्या बचेगा, 2 माइनस 3 बाय माइनस का 3 और माइनस माइनस प्लस में क्या जाएगा मेरे पास में यहाँ से 3 बाय। बताइए क्या कट रहा है, 3 बाय से प्लस का 3 बाय माइनस का 3 बाय से कट गया। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो प्लस का 2 माइनस का 2 से कट गया। ऊपर आपके पास में क्या बचा, ये माइनस का 3 बाय था, प्लस का 2 बाय था, यानी कि क्या बचा आपके पास में, माइनस का बाय बचा। यहाँ पे प्लस का 2 माइनस का 3 था, क्या बचा आपके पास में यहाँ से, माइनस का 1 बचा। और यहाँ पे जो 1 माइनस बाय इन दोनों के अपोन में है वो आपस में क्या होंगे, कट जाएंगे। ठीक, ये ऊपर जाएगा तो वो पलट जाएगा, वो कट जाएगा। तो यहाँ मुझे क्या मिल गया, माइनस से माइनस भी कट गया, मेरे पास में क्या आ गया, बाय। यानी कि अपन एफ ऑफ एक्स को लेके चले थे, और क्या आ गया, बाय आ गया, यानी कि एफ ऑफ एक्स बराबर बाय आ गया। यानी कि यहाँ पे क्या हो गया, मेरा सहप्रांत बराबर हो गया किसके, परिसर के। तो जब सहप्रांत बराबर हो जाता है परिसर के तो हमारा फलन क्या हो जाता है, आच्छादक प्रूव हो जाता है। यानी कि हमारा जो फलन है वो क्या है, यहाँ पे आच्छादक है।
ठीक है भाई, कोई दिक्कत समस्या नहीं। सिंपल सा आपको एफ ऑफ एक्स बराबर बाय करना है, एक्स की वैल्यू निकालना है बाय के टर्म्स में, और फिर इसके बाद में इसमें वैल्यू रख देनी है और बाय प्रूफ लेकर के आ जाना है। यहाँ पे एफ ऑफ एक्स बराबर बाय आ गया, यानी कि सेपान बराबर हो गया परिसर के, और हमारा जो फलन था वो क्या आच्छादक प्रूफ हो गया। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो ऐसे क्वेश्चन आपको 4 नंबर में आ सकते हैं, 3 में भी आ सकते हैं। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। अब जो हमारा क्वेश्चन है ये बहुत ही प्यारा सा और सिंपल सा क्वेश्चन है, चाहे तो आप भी इसको खुद कर सकते हैं, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा बहुत मैं आपको करा ही देती हूँ। इसमें भी हमको यही प्रूव करना है कि ये एक एक की और आच्छादक है। ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स बराबर 1/x दे रखा था, जल्दी से हम कर लेते हैं। पहले हम देखते हैं एक एक की कंडीशन। ठीक है, x1 बराबर x2 हमको लेके आना है। यहाँ क्या हो गया 1/x1, यहाँ क्या हो गया 1/x2। वापस इसको अपन करेंगे तो क्या जाएगा मेरे पास में, यहाँ से अगर आप इसका यहाँ पे क्रॉस गुणा करते हैं तो क्या मिल जाएगा यहाँ से x1 बराबर x2, यानी कि ये क्या हो गया मेरे पास में एक एक ही है। ठीक, बात करती हूँ आच्छादक की, तो एफ ऑफ एक्स बराबर क्या होता है बाय होता है। यहाँ क्या दिया है 1/x बराबर बाय, तो मैंने बताया था कि x की वैल्यू निकाल दो बाय के टर्म्स में, क्या आ गई x बराबर 1/बाय। ठीक, अब इसके बाद में इसमें हमारे पास में जो मान है उसमें रख दो, तो एफ ऑफ एक्स बराबर क्या दे रखा है 1/x, 1 में x की वैल्यू क्या निकाली 1 में बाय। अब जब ये ऊपर जाएगा तो पलट जाएगा, तो 1 इंटू में क्या जाएगा बाय अपॉन में 1, तो बराबर क्या जाएगा बाय। यानी कि आप एफ ऑफ एक्स लेके चले थे और आपने क्या लेकर के आ गए बाय लेकर के आ गए, यानी कि यहाँ पे क्या हो गया मेरा सहप्रांत बराबर हो गया किसके परिसर के। ठीक है भाई, तो ये आपका यहाँ पे आच्छादक भी हो गया, यानी कि ये फलन जो है वो एक की व आच्छादक है। कोई दिक्कत परेशानी नहीं, बढ़िया। तो यहाँ पर मेरे ख्याल से आपको बढ़िया तरीके सारे क्वेश्चन और उनके आंसर समझ में आ गए होंगे, और एक चैप्टर भी हो जाता है यहाँ पे खत्म, जिसमें कि मैंने आपको पूरे के पूरे जितने भी इसमें इस चैप्टर में जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे और उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बन सकते थे, 1 नंबरी, 2 नंबरी, 3 या 4 नंबरी, वो हर तरीके के क्वेश्चन यहाँ पे आपके सारे कवर हो चुके हैं। इससे बाहर मुझे नहीं लगता है कुछ जाने वाला है। ठीक है, तो बने रहिए मेरे साथ में, अपन ऐसे सारे के सारे जितने भी 13 चैप्टर्स हैं उनकी बढ़िया तरीके से रिवीजन करेंगे, सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करते हुए। ठीक, आपके एग्जाम के लिए आपको ऑल द बेस्ट, बने रहिए हमारे साथ। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू सो मच।